शिखा के हाथों से फोन छूट गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई। ये तो जानती थी कि ये खबर एक दिन आएगी, पर इतनी जल्दी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। पति अनिल को फोन करना होगा। यही सोचकर उसने अनिल का नंबर मिला दिया। हेलो अनिल, अनु दीदी सुबह अस्पताल में ही 5 बजे चल बसी। मैं पहले से ही कह रही थी कि मुझे एक बार मिलवा दीजिए। ओह, बस मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। उसका गला भर आया। फोन काटकर सुबकने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद उठी, फटाफट 2-4 सूट और साड़ियां बैग में डाली। अनिल का सामान पैक करके इंतजार करने लगी। पिछले 30 सालों का समय आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम गया। जब उनकी नई नई शादी हुई थी और उसने खुद 10वीं की परीक्षा दी थी। हमारे घर में फोन नहीं था। उनकी शादी के बाद मैं पगलाई सी घूमती रहती थी। दीदी के ससुराल के घर में फोन था, इसलिए मैं रोज पोस्ट ऑफिस जाकर उन्हें फोन करती थी। एक दिन उन्होंने फोन पर कहा, शिखा, मेरा बहुत मन कर रहा है घर आने का। तो आ जाओ, तुम्हारे यहाँ तो सरकारी जीप ही है। अपनी सास को बोलो मिलवा दे हमें। पर मेरी सास कहती है जब तक तुम्हारे घर वाले गौने देने की बात नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं विदा करूँगी। ठीक है, मैं बाबूजी से कहूँगी कि वो तुम्हारी सास ससुर से बात करें। मैं दीदी को आश्वासन तो देती, पर मुझे पता था कि अम्मा बाबूजी गौनी की चिंता में स्वयं परेशान थे। दरअसल बाबूजी ने शादी में दीदी को जितने जेवर देने की बात की थी उतना दे नहीं पाए थे। जीजाजी सहारनपुर में रहते थे, इसलिए दीदी का और भी मन नहीं लगता था। किसी तरह शादी के 6 महीने बाद 15 दिनों के लिए दीदी आई। हमारे पुराने दिन वापस आ गए। हम खूब बातें करते। दीदी ससुराल जाकर बहुत सारी फिल्में देखती और उसी की स्टोरी सुनाती। एक दिन मैंने अम्मा को कहते सुना, सोच रही हूँ अपनी चूड़ियाँ तुड़वाकर अनु का सेट बनवा दूँ। उसकी सास बिना गहने लिए मानेगी नहीं। अम्मा, ऐसा मत करो। बाकी भाई बहनों की शादी में कहाँ से क्या करोगी? तब की तब देखी जाएगी। बहरहाल बड़े उत्सव से उनका गौना हुआ। कुछ ही दिनों में वो जीजा के साथ चली गई। अब हम बड़ी लंबी लंबी बातें नहीं कर पाते, इसलिए चिट्ठियां लिखा करते थे। दीदी जब भी आती हम सब भाई बहनों के लिए कुछ न कुछ लेकर आती। धीरे धीरे उनका मन अपनी गृहस्थी में लग गया। मेरी भी शादी हो गई। मैं शादी के बाद कोलकाता चली गई। मेरी शादी को भी बहुत समय बीत गया। मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है। दीदी के 2 बेटे ही थे। दोनों के बच्चे भी बड़े हो गए थे। बीच बीच में हम अक्सर मिलते रहते। एक दिन दीदी का फोन आया। हेलो शिखा, पता है हमारे सारे जेवर लॉकर में से गायब हो गए। क्या? कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सारे गहने और बहू ऋतु के सारे गहने चले गए। तुम्हारे जीजाजी बहुत शॉक्ड है, क्योंकि वही लॉकर में रखने भी जाते थे और लेने भी गए थे। तब से जीजाजी बहुत उदास रहने लगे थे। लगता है उसी गम में बीमार पड़ गए थे। एक दिन दीदी का फोन आया। शिखा, तुम्हारे जीजाजी को लेकर दिल्ली आना है। उनका टेस्ट करवाना है। शायद उनको कैंसर है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अनु दीदी का मासूम सा चेहरा आंखों के सामने नाच उठा। क्या होगा उनका? खैर, वो अपने बेटे के पास आई। हम उनसे मिलने भी गए, पर होनी को यही मंजूर था। जीजाजी का मुश्किल से 1 साल तक इलाज चला, पर जीजाजी खत्म हो गए। उनका बेटे बहू पुणे चले गए। जब से उनका सहारनपुर छूटा, तब से हमारा मिलना भी बहुत कम हो गया था। अन्नू दीदी बेटे बहू के पास ही रहती थी। हाँ, हमारे बच्चे साल भर में 1 आध बार मिलने का प्रोग्राम बना लिया करते थे, तब सबका मिलना हो जाता था। एक बार जब मैं बैंगलोर में थी, तभी उनका बड़ा बेटा 40 साल की उम्र में, जो कि एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था, वो भी चल बसा। दरवाजे की घंटी की आवाज आई तो मैंने दरवाजा खोला। सामने अनिल को देखकर मैं बहुत रोई। चलो, जल्दी चलो। हम गए, पर शाम हो गई थी। उनकी अंतिम क्रिया हो चुकी थी। मेरी प्यारी बहन अब वहाँ कहीं नहीं थी। उसका मुस्कुराता चेहरा बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा था। मैं जब भी फोन करती थी,
अरे शिखा, ये गुड्डू ना मेरा फोन देता ही नहीं, किसी का फोन आते ही काट देता है। मैं क्या करूं? इसीलिए तुमसे बात नहीं हो पाती है ना। मैं वहीं बैठी रही, मन बहुत बेचैन था। तभी याद आया, अभी पिछले साल दीदी जब बेटे के साथ सहारनपुर वाला घर बेचने आई तो हम भी उससे मिलने गए थे। शिखा, तुम तो साड़ी पहनती हो ना, ये साड़ियाँ उठा ले जाओ। मैं तो सूट पहनती हूँ ना। मन तो बहुत करता है, पर वहाँ भी कितनी सारी साड़ियाँ रखी है। मैं ना करती रही, पर 5 साड़ियाँ उन्होंने जबरदस्ती थमा दी थी। मुझे क्या पता था कि अब दीदी से मिल नहीं पाऊंगी। उनको कैंसर हो गया था और 1 महीने के भीतर ही चल बसी। दूसरे दिन हम वापस आए, पर अनु दीदी की यादें मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। आंखों से जब तब आंसू अपने आप बहते रहते। बार बार ख्याल आया, तुम न जाने किस चाह में खो गए। सूरजपुर गांव में जीवा नाम का एक किसान रहता था। जीवा के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिनाई से होता था। वो बहुत ही गरीब था। घर का खर्च चलाना मुश्किल जान पड़ रहा है। बूढ़े माँ बाप बीमार रहते हैं। पत्नी का भी इलाज नहीं करवा पाता हूँ। शादी के 7 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई है। एक दिन, सुनो जी, मेरी बहन कह रही थी कि शहर आ जाओ। यहाँ एक डॉक्टर है जिनके हाथ में बहुत सफा है। उनके इलाज से शायद तुम्हें संतान हो जाए। कहाँ से लाऊं पैसे तुझे शहर भेजने के लिए? देखता हूँ, कहीं से कुछ इंतजाम करता हूँ। गर्मी का दिन था। गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु जीवा हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। हाथ में फावड़ा लिए हुए पसीने से लथपथ जीवा बुवाई के लिए खेत की जुताई कर रहा था। इस बीच खेत में खुदाई करते समय उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। लगता है कोई भारी पत्थर आ गया है। उसने फावड़े से मिट्टी हटाना शुरू किया ही था कि देखा कि जमीन में एक बड़ा सा मटका है। पता नहीं इस मटके में क्या हो, कहीं कोई मुर्दा तो नहीं गाड़ के रख दिया। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। जीवा ने सावधानी से मटके को निकाला। उसने मटके को खेत के बाहर रख दिया। उसे अच्छी तरह से साफ करके जो रोटियां वो घर से लाया था वो मटके में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वो खाने के लिए घर से लाई 4 रोटियां निकालने के लिए मटके के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें 8 रोटियां थी। अरे वाह, ये तो जादुई मटका है। आज तक इस बारे में बहुत कहानियां सुनी थी कि खेत में गड़ा धन मिलता है, पर जादुई मटका कभी नहीं सुना था। जीवा को पता चला कि वो जादुई मटका है। उसमें जो भी चीज डालो उसका 2 गुना होकर बाहर आता है। जीवा ने तृप्त होकर रोटियां खा ली। उसके बाद संतुष्ट होकर मटके को घर ले आया। कुमुद, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? यही मटकी लेकर आए हो और चिल्ला ऐसे रहे हो जैसे कोई हार ले आए हो मेरे लिए। वो भी हो जाएगा, चिंता क्यों करती है? जीवा ने उसके मटके को जादुई होने की पूरी बात बताई। जादुई मटका मिलने के बाद दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग लालची नहीं बल्कि धैर्यवान थे। उन्होंने मटके का दुरुपयोग नहीं किया। उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो मटके से तुरंत प्राप्त कर लेते। एक बार कुमुद की ननंद अपने 1 माह के बच्चे को लेकर उनके घर आई। एक बार ये बच्चा कुछ समय के लिए मटके में डाल देती तो मटके से एक और बच्चा आ जाता। उसकी ननंद थोड़ी देर के लिए पास की नदी में नहाने जा रही थी। भाभी, थोड़ी देर मुन्ना को देख लेती तो मैं नदी से नहा आती। हाँ जाओ, पर जल्दी से आ जाना। यही तो मैं चाहती थी। उसके जाने के बाद कुमुद ने बच्चे को मटके में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब बच्चे को निकाला तो उसकी आश्चर्य की सीमा न रही। मटके में सचमुच एक बच्चा आ गया था। कुमुद ने बच्चे को निकाला और भागती हुई अपनी सास के पास गई। अम्मा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे दरवाजे पर ये बच्चा कोई छोड़कर चला गया। हूबहू ननद रानी के मुन्ना जैसे ही है। मैं इसे रख लूं? अरे हाँ, भगवान का धन्यवाद करके बच्चे को पाल लो। उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है।
कुमुद ने बच्चे को बड़े प्यार से गले लगा लिया। उसकी दुनिया ही बदल गई थी। पैसा, रुपया, संतान, सब कुछ मिल गया था। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। समय गुजरने के साथ साथ उनके मटके के बारे में पूरे गांव वालों को पता चल गया। गांव का जमींदार बेहद लालची था। ऐसी जादुई चीज पर तो मेरा अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लठे जीवा को पकड़कर ले आए। उसने जीवा को धमका कर कहा, मटका जिस भूमि से मिला है वो जमीन मेरी जमींदारी में आती है, इसीलिए उस मटके पर मेरे अलावा किसी का अधिकार नहीं बनता है। ये ठीक है हुजूर कि ये भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर मटका जिस खेत से मिला है उस पर जमीन तो मेरी है, अतः इस मटके पर मेरा अधिकार बनता है। जीवा गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत डरा धमका कर मटका उससे ले लिया। जमींदार तो जमींदार ही था। मटका पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर जीवा और उसकी पत्नी कुमुद का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई। वो जो चाहता मटके में डालता और उसे दुगना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई मटके की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को मटके की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहाँ उसने मटके का जादू देखा तो वो मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। हुजूर, उस जादुई मटके का मालिक तो आपको ही देना चाहिए। उस जमींदार के पास उसका क्या काम? मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई मटका है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। जादुई मटकी को हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब हो गई। उसने मंत्री से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। मटका पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को ये अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने मटके के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। मटके की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। उसने तुरंत मंत्री को बुला भेजा। देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसीलिए जादुई मटके पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए मटका राजा को दे दिया। जादुई मटके को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई मटके की मदद से अपने खजाने की वृद्धि की। इस मटके की सुरक्षा अति आवश्यक है। उसने मटके की सुरक्षा बढ़ा दी। कोई मटके तक पहुंच नहीं सकता था। राजा हर कीमत पर उस मटके को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस मटके में क्या है। ये जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे दूसरा राजा भी बाहर निकला। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वो राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और पूरे राज्य में मार काट और हिंसा फैल गई। जीवा ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। कितना अच्छा होता कि मैं मटके को जमीन में ही गड़ा रहने देता, पर होनी को कौन टाल सकता है।